हेलो एवरीवन। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस। ठीक है, हम जानते हैं कि ऑल जो लिविंग सेल्स हैं उन्हें क्या क्या हमें प्रोवाइड करना है, फिर क्या क्या किस किस चीज़ की उन्हें नीड होती है, न्यूट्रिशन की, ऑटो की एंड अदर इसेंशियल सब्जेक्ट्स। Also, the waste or the harmful substance produced have to be removed continuously for the healthy functioning of the tissue. तो जो harmful substance हैं हमें उन्हें continuously remove करना है for the healthy functioning of the tissue के लिए। ठीक है, it is therefore essential to have a efficient mechanism for the movement of these substances to the cell and from the cell। तो इसीलिए हमें एक इफ़िशिएंट मैकेनिज्म की ज़रूरत है इन सब्सटेंस मूवमेंट। ये जो सब्सटेंस है जो हमें पहुंचाने हैं, न्यूट्रिशन वगैरह, O2 वगैरह, और जो वेस्ट है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, उन्हें वहाँ से रिमूव करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द एनिमल हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। अब इसके लिए जो जो एनिमल हैं, किसी ने कौन सा मेथड डेवलप किया अपनी बॉडी में, किसी ने कैसा डेवलप किया, वही हम देखने वाले हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले आते हैं जिसमें ना, तो स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंस। तो जो सिंपल सब्सटेंस, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जैसे स्पॉन्ज हो गया या सीलेंट्रेटा हो गया, तो ये हमारे क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं वाटर को, सराउंडिंग को, थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंस। तो इन सारे सब्सटेंस के लिए हमारे सिंपल ऑर्गेनिज्म इस तरह से करते हैं। अगर मोर कॉम्प्लेक्स के ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, आर यूज स्पेशल फ्लूइड, तो वे स्पेशल फ्लूइड का यूज़ करते हैं विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच सब्सटेंस। तो जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो वो हमारे एक स्पेशल फ्लूइड का काम करते हैं जिससे कि हम ये सब ट्रांसपोर्ट कर सकें। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। अनदर बॉडी फ्लूइड इज lymph, also help in transport of certain substance। ठीक है, तो एक तो ब्लड है जो सबसे मोस्ट कॉमन है, जो ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग जो हम हैं वो भी ये यूज़ करते हैं। एक दूसरा फ्लूइड होता है लिम्फ, जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में इन सारे सब्सटेंस के बारे में। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्लड के बारे में, कि कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, लिम्फ एंड मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज आल्सो एक्सप्लेन है। ठीक है, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा इज स्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ नियरली 55% ऑफ द ब्लड। तो ब्लड का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब उस 55 में से 90 to 92% प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8%। तो 90 to 92% हमारा क्या होता है, 6 to 8% हमारा प्रोटीन होता है और 90 to 90% हमारा वाटर होता है। अगर प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन में 3 मेनली होते हैं, फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन। फाइब्रोनोजन आर नीडेड फॉर द क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। ग्लोबुलिन जो है प्राइमरली इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, और जो एल्बुमिन है हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, तो तीनों का काम समझ में आ गया। जो फाइब्रोनोजन है वो फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड में यूज़ होता है। ग्लोबुलिन जो है
वो डिफेंस मैकेनिज्म में होता है प्राइमरली, और जो एल्बुमिन है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है बॉडी का। Plasma also contains small amount of the minerals like the sodium, calcium, magnesium, carbonate, chloride. Glucose, amino acids and lipid etc are also present in the plasma as they are always in transit in the body। क्योंकि इनका ट्रांसपोर्ट हमेशा चलता रहता है बॉडी में, तो प्लाज्मा में ये भी होते हैं। ठीक है। फैक्टर्स फॉर द कोगुलेशन ऑफ द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, तो जब कोई इंजरी वगैरह होती है जो ब्लड जो कोगुलेट होता है वहाँ पे, आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। कैसे होते हैं वो? इनएक्टिव फॉर्म है, तो इंजरी जो होती है ना स्टिमुलेट करती है। प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अगर प्लाज्मा में से हम क्लोटिंग फैक्टर निकाल दें तो क्या हमारा बन जाएगा? सीरम बन जाएगा। ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टली कॉल्ड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है। दे कंस्टिट्यूट नियरली 45%, तो 55% तो प्लाज्मा था और 45% हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ऑफ द ब्लड। अब बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स की, या फिर इन्हें रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, आरबीसी। मोस्ट अबंडेंट होती है ऑफ आल सेल इन द ब्लड, सबसे ज़्यादा यही पाई जाएंगी। एक हेल्दी एडल्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें 5 मिलियन टू द 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड होते हैं। ठीक है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता मतलब कि इन मोस्ट ऑफ द मैमल, मतलब सभी में नहीं, कुछ में होता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैमल में न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड आर बाइकॉन्केव इन द शेप। दे आर रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। उनके पास एक प्रोटीन होता है जो रेड कलर का होता है, आयरन कंटेनिंग होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हैंस द कलर एंड नेम ऑफ द दीज सेल्स, इसलिए इसका जो कलर है और नेम दिया जाता है हमारा। एंड ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ द 12 to the 16 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड। तो एक हेल्दी ह्यूमन में 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। दीज मोलिक्यूल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट मेनली इन्हीं के थ्रू होता है। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पान ऑफ 120 डेज। कितने दिन की होती है लाइफ स्पान? 120 डेज। आफ्टर विच दे आर डेस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, मतलब मुर्दाघर जैसा होता है इस तरह का, मतलब वहाँ जाकर स्प्लीन मर जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्म एलिमेंट है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, WBC, एज दे आर कलरलेस, क्योंकि इनमें कोई कलर नहीं होता ड्यू टू द लैक ऑफ द हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए। दे आर न्यूक्लिएटेड। आरबीसी में कैसी थी? उनमें न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस होता है। एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, ये कम होती है नंबर में। विच एवरेज 6000 to the 18000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड, ये होती है। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, इनकी थोड़ी लाइफ भी कम होती है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ द WBC, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड एग्रेन्यूलोसाइट। जिसमें ग्रेन्यूल होते हैं उन्हें ग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं, जिनमें ग्रेन्यूल नहीं होते उन्हें एग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं। अगर बात करें ग्रेन्यूलोसाइट की तो न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रेन्यूलोसाइट। और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आर एग्रेन्यूलोसाइट। ठीक है। तो ग्रेन्यूलोसाइट हमारे 3 है, एक तो न्यूट्रोफिल है, एक एसिनोफिल है और बेसोफिल है। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट हमारी कैसी है? एग्रेन्यूलोसाइट है। अब बात करते हैं, बारी बारी से बात करते हैं। जैसे बात करते हैं कि न्यूट्रोफिल के बारे में, आर मोस्ट अबंडेंट 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। याद रखना कि कौन सी कितने परसेंट थी, क्योंकि क्वेश्चन आता है नीट में क्वेश्चन यहाँ से। और बेसोफिल की बात करें, आर लीस्ट, सबसे कम होती है
न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है और बेसोफिल सबसे कम, 0.5 to 1% हमारी होती है बेसोफिल। ठीक, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, जो अभी हमने मोनोसाइट के बारे में बात की है, मोनोसाइट हमारा 6 to 8% होता है। तो न्यूट्रोफिल जो सबसे ज़्यादा होता है और मोनोसाइट ये हमारी कैसे होती है, फैगोसाइटिक सेल विच डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। तो फॉरेन ऑर्गेनिज्म को हमारे डिस्ट्रॉय करते हैं जो हमारी बॉडी में फॉरेन ऑर्गेनिज्म को जो हमारी बॉडी में एंटर करता है। अगर बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल हमारे सेक्रेट करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। ये क्वेश्चन आता है कि क्या क्या वो सेक्रेट करती है। ठीक है, आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में भी हमारा इन्वॉल्व होता है बेसोफिल सेल। ईस्नोफिल सेल की बात करें तो जो 2 to 3% होता है। रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आर आल्सो, ये इन्फेक्शन वगैरह को रोकने के लिए होता है। ये हमारा डायग्राम हो जाएगा आरबीसी का, ये प्लेटलेट्स होती हैं इस तरह की। ये ईस्नोफिल, इसमें ये हेडफोन सा होता है, यहाँ पे 2 लोब होते हैं मतलब। और ये हमारा हो जाएगा बेसोफिल, ये हमारा हो जाएगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल हमारा मल्टी लोब होता है, इसमें ऐसे लोब होते हैं। ये हमारा हो जाएगा मोनोसाइट, और ये हो जाएगा टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बेस्ड पे क्वेश्चन आता है कि विद द एलर्जिक रिएक्शन। लिम्फोसाइट के बारे में बात करते तो लिम्फोसाइट हमारी 20 to 25% होती है। ये 2 तरह की होती है, एक तो हमारी बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इम्यून के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, हमारे इम्यून रेस्पॉन्स के लिए होती है। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ऑल सेल फ्रेगमेंट होते हैं ये, प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स, स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। तो बोन मैरो में एक स्पेशल सेल होती है मेगा कैरियोसाइट, वो हमारी फ्रेगमेंट टूट के बनाती है हमारी प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 lakh to 3.5 lakh platelets millimeter cube. Platelets can release a variety of the substance, most of which are involved in the coagulation or the clotting of the blood. A reduction in the their number, अगर इनका नंबर कम हो जाता है, lead to the clotting disorder, तो भैया क्लोट नहीं जमेगा, which will lead to the excessive loss of the blood from the body. और अगर इंजरी वगैरह होगी, वहाँ क्लोट नहीं जमेगा तो वहाँ से ब्लड लॉस होता रहेगा और तुम्हारी बॉडी में ब्लड की कमी आ जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में।